मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी उन पर हमला बोला है। गुवाहाटी में शनिवार को मीडिया से बात करते दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल के कर्नाटक में दिए गए बयान ने ओबीसी समाज को अपमानित किया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, मगर उनका ऐसा ना करना उनके अहंकार को दर्शाता है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हिंदू दर्शन में विश्वास रखते हैं, जिसमें कहा गया है कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। राहुल गांधी ने 2013 में अध्यादेश फाड़ दिया था और अब वे संसद नहीं जा सकते। सजा के मामले पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये फैसला भारत सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का है और ओबीसी समुदाय के खिलाफ असंसदीय और मानहानि करने वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर देश भर में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल को लेकर दिल्ली से मुंबई तक कई राज्यों में हंगामा जारी है। इस बीच खबर है कि आज शनिवार को राहुल गांधी अपनी सदस्यता और अयोग्यता को लेकर मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी ने अपनी सजा और संसद से अयोग्य किए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। अडानी जी की शेल कंपनियां हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने निवेश किया। ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैंने ये सवाल पूछा था। राहुल ने कहा कि अडानी की कंपनियों में चीन का पैसा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी और मोदी का रिश्ता नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। जब मोदी गुजरात के सीएम बने थे तभी से ये रिश्ता है। मैंने संसद में सबूत दिए। अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते के बारे में बोला। अडानी को नियमों में बदलाव करके एयरपोर्ट दिए गए, इस पर मैंने संसद में बात की। राहुल ने कहा कि मेरे बारे में मंत्रियों ने संसद में झूठ बोला। आरोप लगाया कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, लेकिन मैंने विदेश से कोई मदद नहीं मांगी है। मैंने स्पीकर को पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया था। मेरे भाषण का हिस्सा हटाया गया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है? इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके, डराकर, धमकाकर, जेल भेजकर मुझे बंद कर सकते हैं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि स्पीकर ने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? मुझे धमकाकर ये चुप नहीं करा सकते। मैं किसी से डरता नहीं, देश हित में बोलता रहूंगा। मुझे अयोग्य करके मेरी आवाज नहीं बंद कर सकते। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि सब समाज एक है, नफरत हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते का मामला है। भाजपा ध्यान को भटकाने का काम करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी। आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर हूं या बाहर हूं, मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है। मैं न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करता हूँ। सरकार ने हमें लड़ने के लिए हथियार दे दिया है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मुझसे डरे हुए हैं, इसलिए मेरी सदस्यता गई। मुझे समर्थन करने वाले विपक्षी दलों का शुक्रिया। राहुल गांधी के संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित होने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दोष सिद्धि के बाद जनप्रतिनिधियों की ऑटोमेटिक अयोग्यता को अवैध और मनमाना बताया गया है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और इसे संविधान के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऑटोमेटिक अयोग्यता समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधि को सजा होते ही उनकी सदस्यता जाना असंवैधानिक है। दरअसल इसी धारा के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ऊपर की सजा पर उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के मामले के कारण सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला बोलने के तुरंत बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अब तक कुल 32 लोग अयोग्य घोषित हुए हैं,
जिनमें से 6 बीजेपी के भी हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या राहुल गांधी के लिए अलग कानून बनेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आदत के मुताबिक गलत बयानबाजी की और मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। उन्हें 2019 में दिए गए एक भाषण के मामले में सजा हुई है। आज उन्होंने खुद कहा कि मैं सोच समझकर बोलता हूं। इसका मतलब है कि उन्होंने 2019 में जो कहा था वह सोच समझकर कहा था। राहुल ने कहा था कि ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। बिहार, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में मोदी पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने पूरे पिछड़े समाज का अपमान किया था। बीजेपी नेता ने कहा कि आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है और राहुल गांधी ने गाली दी थी। अगर राहुल को गाली देने का अधिकार है तो पीड़ित को भी कोर्ट में जाने का अधिकार है। कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको अपनी बात रखने का मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं। तब यह फैसला हुआ है। राहुल गांधी पर मानहानि के 7 मुकदमे और चल रहे हैं। इस घटनाक्रम का अडानी से कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने लीली थॉमस के केस में कहा है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश की गई है ताकि कर्नाटक के चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की जाए। यह सोची समझी साजिश हो सकती है कि राहुल गांधी को बलिदानी बताओ और कर्नाटक में इसका लाभ लो। यह तीसरी बात है कि क्या कांग्रेस के अंदर कोई अंदरूनी राजनीति चल रही है कि राहुल को हटाओ और कांग्रेस को बचाओ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज और आक्रोशित हैं। वे लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जहां यूथ कांग्रेस ने भोपाल में ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया था, तो आज कांग्रेस कार्यालय के सामने कार्यकर्ता मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। वहीं इस बीच अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस आज देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस के लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। राहुल गांधी, आपने अपने मुंह पर ताला तब क्यों नहीं लगाया जब आप अपने मुंह से पीएम मोदी जाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। जिस ढंग से आपने जाति का अपमान किया, ओबीसी का अपमान किया, आपको किसने हक दिया ओबीसी को अपमानित करने का? क्या पिछड़े वर्ग में पैदा होना पाप है? क्या केवल पिछड़े वर्ग के होने के कारण किसी का भी अपमान किया जाएगा? शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि आप अपने आप को राजा महाराजा से कम नहीं समझते हैं। यह ताला आपके मुंह पर उस समय लगना था जब आपने न्यायपालिका का अपमान किया। आप क्या क्या बोलते हैं, आश्चर्य होता है। आपने कहा दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, आपने संसद का अपमान किया। यूपी में दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए और उनका आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई है। कुल 6 साल के कार्यकाल पर योगी आदित्यनाथ बोले कि इस दौरान यूपी के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया है और राज्य को लेकर बनी गलत धारणा को तोड़ दिया गया है। यूपी सीएम ने कहा कि पहले राज्य को लेकर हर दूसरे दिन दंगा ऐसी धारणा थी जिसे तोड़कर उत्तर प्रदेश 6 वर्षों में माफिया नहीं महोत्सव प्रदेश बन गया है। राज्य में हो रहे डेवलपमेंट को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट स्थापित हो रहा है और यूपी देश का सबसे हाईटेक राज्य बन जाएगा। कर्नाटक के दावणगेरे में विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्य में बीजेपी की यह विशाल रैली हो रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने जनहित के काम किए हैं और जनता एक बार फिर से हमें आशीर्वाद देकर फिर से सेवा का मौका देने जा रही है। पीएम ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की सीटों पर जीत रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में बीजेपी की जीत हो रही है, इसीलिए यह रैली जीत का जश्न मनाने की रैली है। बीजेपी को जनता का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भाजपा का विजयी डंका बज गया। ये एक प्रकार से विजय संकल्प रैली का शुभ संकेत है कि विजय यात्रा आरंभ हो चुकी है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज शनिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। बता दें, सीबीआई ने इससे पहले भी उन्हें 3 बार समन भेजा था, लेकिन पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर वो पूछताछ के लिए नहीं गए। वहीं तेजस्वी यादव की बहन और आरजेडी की राज्यसभा सांसद मीसा भारती को भी ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई दफ्तर पहुंचकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जांच एजेंसियों का शुरू से सहयोग किया है। देश के माहौल को आप समझ रहे हैं, झुकना आसान है लेकिन लड़ना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमने लड़ने का फैसला किया है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने इस मामले को विछंट करार देते हुए कहा कि जब नौकरियों के लिए जमीन के कथित अपराध की बात की जा रही है तब उनकी उम्र बहुत कम थी। आपको बता दें कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का घर कथित रूप से तेजस्वी यादव के नाम पर है। एजेंसियों द्वारा जांच से पता चला है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का घर AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि कथित तौर पर यादव परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी है। यह घर 4 लाख रुपए में खरीदा गया था और एजेंसियों के मुताबिक इस घर का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपए है। आरोप है कि इस संपत्ति को खरीदने के लिए भारी मात्रा में नकदी और अवैध धन कथित तौर पर भेजा गया था। मुंबई की कुछ कंपनियां जो गहनों का कारोबार करती हैं, वे भी इसमें शामिल थीं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।